नमस्कार दोस्तों, एसएससी दीप में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य बुद्धि परीक्षण जनरल रीजनिंग क्या है उसके बारे में समझेंगे। क्योंकि जनरल रीजनिंग में सामान्यतः हम लोग इसे रीजनिंग के रूप में जानते हैं। रीजनिंग से आपके विभिन्न जितने भी परीक्षाएं होते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं जो बोर्ड लेते हैं, जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, अन्य स्टेट लेवल के या कोई भी लेवल के एग्ज़ाम जो आपके सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं, उसमें जनरल रीजनिंग टेस्ट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि यह जनरल महत्व ये क्या करता है, ये आपको 50% का योगदान देता है। आपका 50% मार्क का ये आपको योगदान देता है। इसलिए इसका आपको ज्ञान होना और इसका प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। अब देखिए, समान बुद्धि परीक्षण जनरल रीजनिंग टेस्ट में 2 भाग हैं। एक है अभाषिक तर्कशक्ति परीक्षण, जिसको नॉन वर्बल रीजनिंग के रूप में जानते हैं, और दूसरा है भाषिक, जिसको वर्बल रीजनिंग के बारे में जानते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में जानते हैं और वर्बल, 2 तरह के आपके रीजनिंग हैं। तो हमें अभी रीजनिंग जो पढ़ना है, आज से शुरू करेंगे। आज से हम कुछ थ्योरी शुरू करने वाले हैं, जिसमें इस दोनों थ्योरी को लेके चलेंगे। फिलहाल आभाषिक तर्कशक्ति परीक्षण का हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आभाषिक तर्कशक्ति परीक्षण क्या है? आभाषिक अर्थात चित्रों पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्न को हम आभाषिक तर्कशक्ति परीक्षण बोलते हैं। तो आभासी जो होता है वो चित्रों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? चित्रों पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, जिसको नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ नॉन वर्बल रीजनिंग को कैसे हल करेंगे, हल करने का तरीका सीखेंगे। कैसे हल करेंगे? आभाषिक तर्कसंगत तो समझ गए कि चित्रों पर आधारित जितने भी प्रश्न आते हैं वो होते हैं। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम सॉल्व करने के लिए इसका तरीका है आपको कि इन प्रश्नों को समझने के लिए आप आकृति को एकाग्रचित्त होकर ध्यान से देखें। जो चित्र आपके सामने परीक्षा में, एग्जाम में दिए जाते हैं, उसको आप ध्यानपूर्वक देखें, एकाग्र होकर ध्यानपूर्वक। दूसरा पॉइंट क्या है? पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर भी आकृतियों के रूप में होते हैं। जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर भी आपका आकृति के रूप में ही दिया जाता है। और जो बहुवैकल्पिक होते हैं 4 ऑप्शन होंगे आपके। अतः ध्यान से देखने पर उत्तर का सही निर्धारण हो जाता है। यदि आप चित्र को ध्यान से देखेंगे, हम आगे इसका उदाहरण बताएंगे आपको। प्रश्न आकृतियों का निर्देशानुसार मानसिक विश्लेषण करें। उसके बाद प्रश्न में एक प्रश्न आकृति जो दी गई है उसको आप मानसिक विश्लेषण करें, तर्क से उसको काटें। अब आगे क्या है? जैसे कुछ प्रश्नों में अपूर्ण आकृति देखकर उसे के पूर्ण आकृति की कल्पना करना होता है, कंप्लीट फिगर करना होता है। उसके बाद आकृतियों का दर्पण प्रतिबिंब दिया जाता है, कुछ का जल प्रतिबिंब देने के लिए खोजने बोला जाता है। बीजात यह आकृति ऑड फिगर दिया जाता है। छिपी आकृति इनबिल्ड को पहचानना आदि होता है। कुछ प्रश्न वेन डायग्राम पर आधारित होते हैं और कुछ प्रश्न पासा से संबंधित भी होते हैं। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में रहते हैं। देखिए, विगत कुछ वर्षों से क्या हुआ है कि जो परीक्षा में दिए गए हैं आभाषिक में, नॉन वर्बल में, उसका हम एक शीर्षक बनाए हैं, एक डायग्राम बनाए हैं, एक कंटेंट बनाए हैं, एक आपका जो इस सारे शीर्षक से हमें एग्जाम में पूछा गया है। अब उसमें पहला क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। देखिए, मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा है जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब का ही जल प्रतिबिंब, दोनों एक ही एक्सरसाइज का भाग है। कागज को मोड़ना, काटना, पंच होल पैटर्न, ये भी आपका है। पेपर फोल्डिंग, कटिंग का। चौथा है आपका पासा में ही पासा घन आ जाता है। 5वां आपका है छिपी आकृति, इम्बिल्ड फिगर। 6ठा है आकृति को पूर्ण करना, कंप्लीट द फिगर। 7वां है श्रृंखला, सब है नॉन वर्बल। श्रृंखला भी आपके नॉन वर्बल में है। पिक्चर नॉन वर्बल कहलाता है वो। पिक्चर सादृश्यता, यहाँ देखिए, चित्र सादृश्यता, वर्गीकरण, पिक्चर क्लासिफिकेशन, ये आपका 8वां 9वां हो गया। 10वां हो गया ज्यामितीय आकृति की गिनती। काउंटिंग फिगर, देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर में काउंटिंग फिगर, इससे आपके क्वेश्चन रहते हैं। 11वां है चित्र निर्माण और स्थान परिकल्पना। 12वां है आकृति मैट्रिक्स।
13वां है बेन आरेख। और कुछ भी एक्सरसाइज होंगे तो हम आगे आपको प्लस करते जाएंगे। हम मुख्य रूप से इतने एक्सरसाइज को आपको एकत्रित करके रखे हैं, किए हैं, जिसको आगे हम बताएंगे। इससे आपके 50% नॉन वर्बल से जो पूछा जाता है 100% आप मार्क ला सकते हैं 50 वो नॉन वर्बल का। अब देखिए पहला एक्सरसाइज है आपका दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है हमें। दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज को बोलते हैं, मिरर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब जब किसी वस्तु, आकृति या चित्र का प्रतिबिंब किसी दर्पण से बनता है तो वह उस वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। ये देखिए ये दर्पण है, ये आपका कर्व एरिया है, ये एरिया जो है आपका कर्व एरिया है। इधर कोई चित्र होगा आपका, कोई चित्र होगा तो इधर आपका दर्पण, मान लीजिए ये दर्पण के सामने है तो दर्पण के ये छवि वाला एरिया ये हो जाएगा। छवि जब भी बनेगा दर्पण के अंदर बनता है तो हम अंदर इस एरिया को ले लेते हैं, इसको लेफ्ट ले लेते हैं, इसको राइट ले लेते हैं। लेफ्ट राइट रख दिए तो ये आकृति मान लीजिए यहाँ पर है, तो इस आकृति का किस तरह का यहाँ पे बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा उल्टा। कैसे बनेगा? उल्टा। अब देखिए ये दर्पण, दर्पण को पहचान ले तो दर्पण में छवि क्या क्या बनेगा, कैसा बनेगा वो आगे बताएंगे हम। ये दर्पण प्रतिबिंब इसको बोला जाता है। आगे का पॉइंट है दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। कैसे हल करें? तो पहला दिया है दर्पण प्रतिबिंब में ध्यान देने योग्य मुख्य बातों में। दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का ऊपरी और निचला भाग स्थिर रहता है। अब यहाँ पे हम मान लीजिए कोई चित्र रख देते हैं या कोई संख्या रख देते हैं, कोई संख्या ही रख देते हैं, 2 रख दिए। अब इसका छवि जब बनेगा इधर दर्पण में तो ऊपरी भाग जो होता है, देखिए 2 का ऊपरी भाग और 2 का नीचे का भाग ये स्थिर रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दूसरा क्या दिया है? दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का दायां और बायां भाग एक दूसरे के स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात उसका लेटरल इन्वर्सन हो जाता है। लेटरल इन्वर्सन हो जाता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि दायां भाग जो है, दायां भाग बायां हो जाता है, दायां भाग बायां हो जाता है और बायां भाग दायां हो जाता है। ये आपका दर्पण में जब छवि बनता है तो ये इस टाइप का बनता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या दिया है? दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब मूल आकृति, चित्र या वस्तु के समरूप होते हैं। अब दर्पण में जो चित्र होता है वो किस टाइप का चित्र होता है? जो चित्र आपके दर्पण में के बाहर दिया रहता है सेम चित्र लेकिन उलट के समरूप होता है। समरूप का मतलब होता है जो चित्र यहाँ पे है वही चित्र दर्पण छवि में भी बनेगा लेकिन उलट के दायां भाग बायां, बायां भाग दायां होके बनेगा। दर्पण को हम समरूप अक्ष मान लेते हैं, ये दर्पण का समरूप अक्ष कहलाता है। इसको हम समरूप अक्ष मान लेते हैं। तो समरूप अक्ष यदि दर्पण का ये दर्पण हो गया तो दर्पण के अंदर छवि जो बनेगा वो समरूप बनेगा, जो चित्र, आकृति या संख्या या कुछ भी दिया हुआ रहे। तीनों पॉइंट समझ में आ गया आपको? अब देखिए परीक्षाओं में दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों में अंग्रेजी के कोई शब्द या किसी आकृति से संबंधित प्रश्न होते हैं, अतः आपको अंग्रेजी के अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब का ज्ञान होना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे पहले छवि का कैसे दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो देखते हैं। छवि के लिए त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है तो त्रिभुज जो का छवि जो बनेगा, त्रिभुज का छवि ज्यों का त्यों बन जाएगा, क्योंकि छवि यदि हम इसका लेफ्ट राइट करेंगे तो ज्यों का त्यों बनेगा। ठीक है। और ये लाइन जो दिया हुआ है ये लाइन पलट जाएगा। ये यहाँ पे कहाँ पे है? दूर में है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? दूर में हो जाएगा, दूर में हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे आया है, उसके बाद ये इधर गया और तीर यहाँ पे लगा हुआ है तो तीर यहाँ लगाएंगे। ये दर्पण में छवि ये बनेगा। अब यहाँ पे ये तीर का निशान दिया है तो तीर के दर्पण में जो बनेगा, दर्पण के नजदीक क्या है? तीर का निशान है, तो तीर का निशान दर्पण के नजदीक बन जाएगा। समझ में आ गया? तीर का निशान दर्पण के नजदीक बन गया। अब दर्पण तीर का लाइन जो है यहाँ पे आप बना दीजिए, यही आपका दर्पण में छवि बनता है। कैसे बनता है वो समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ दर्पण में कोई भी छवि बनेगा किसी भी चित्र का, ये चित्र दिया हुआ है तो दर्पण के नजदीक जो तीर का निशान है ये दर्पण के नजदीक तीर बन जाएगा। दर्पण के नजदीक तीर बन गया। अब दर्पण के ऊपर ये जो लाइन लगा हुआ है समरूप बनेगा, केवल उल्टा और समरूप।
ये ऊपर लाइन चला गया और फिर इसके बाद ये लाइन चला गया। बस यही चित्र आपको समझना है कि दर्पण में कैसे छवि का निर्माण होता है। कुछ उदाहरण और लेते हैं। ये जैसे दिल का निशान है, दिल का चित्र है, तो दर्पण में ये कैसा बनेगा? दर्पण में ये ज्यों का त्यों बनेगा, क्योंकि इसकी छवि यदि ये राइट भाग है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये राइट लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा, लेकिन दोनों एरिया इसका सेम ही है, तो इसलिए इसका सेम ही बनेगा। अब ये देखिए इस तीर के निशान को हम कैसे बनाएंगे? यह तीर का निशान आपका ऐसे बना हुआ है, तो दर्पण के नज़दीक ये तीर का निशान है, तो दर्पण छवि भी दर्पण के नज़दीक बनेगा। ध्यान रखिएगा, ये गौर करने की बात आपको पॉइंट में है, इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। अब इस तरह का आकृति यहाँ पे बन गया। अब इसको लाइन यहाँ पे खींच देंगे, जितना लाइन लंबा होगा उतना लाइन। अब ये तीर का निशान हमारा कैसे होगा? ये तीर का निशान ऐसे हो जाएगा अंदर से। अब ये हमारा दर्पण छवि हुआ। ये क्या हो गया? दर्पण छवि। अब देखिए यहाँ पे सीम की आकृति का यहाँ पे कट दिया हुआ है, तो इस कट को कोई भी एरिया को हम पकड़ लेंगे, कट हमारा नज़दीक में होगा, तो कट हमारा ये कैसे है? ऐसे है, तो उलट के ऐसे हो जाएगा। देखिए लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट हो जाएगा ना, बस उलट के ऐसे हो जाएगा। उलट के ऐसे होने के बाद बाकी चीज़ आपका ज्यों का त्यों आकृति में हो जाएगा। ये आपका सीधा लाइन खींचिए, ये इसका दर्पण छवि हो गया। अब समझिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अब दर्पण प्रतिबिंब कैपिटल लेटर का कैसे बनेगा? तो हम मान लेते हैं ये ए है, ए का दर्पण प्रतिबिंब ज्यों का त्यों बनेगा, ए का ज्यों का त्यों बनेगा। अब दूसरा बी लेते हैं, तो बी का उल्टा क्या बनेगा? बी के नज़दीक, बी के ऊपरी भाग नज़दीक में है, तो ऊपरी भाग हम पहले करेंगे और उसके बाद उसमें लाइन जोड़ देंगे। देखे सी, अब सी तीसरा अक्षर है, तो सी का दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? दर्पण के नज़दीक। ये दोनों मुंह जो है इसका दर्पण की ओर है, तो ये दोनों मुंह इसका दर्पण के छवि की ओर होगा, मतलब दर्पण के पीछे की ओर होगा। सी इसका दर्पण छवि हो गया। ये दर्पण ये हो गया दर्पण छवि। यहाँ पे ये दर्पण छवि है, ये सब दर्पण छवि है। अब यहाँ पे डी लेते हैं। डी का ये जो उभरा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ भाग दर्पण के नज़दीक है, तो उभरा हुआ भाग ये दर्पण के नज़दीक ही होगा, और लाइन आप डाल दीजिए। ये डी हो गया इसका उल्टा। अब देखते हैं हम यहाँ डी के बाद क्या हो जाएगा? ई। ई यहाँ पे देखिए तीनों लाइन इसका यहाँ पे सामने में है, दर्पण के पास है, तो दर्पण के छवि में जो बनेगा दर्पण के पास ही ये भी तीनों लाइन बनेगा। तीनों लाइन आप बना के इधर से जोड़ दीजिए, ये उसका उल्टा छवि हो गया। यही दर्पण छवि कहलाता है। ये सब क्या है? ये सब दर्पण छवि है। अभी जो हम समझा रहे हैं आपको एक एक लाइन करके, ये सब दर्पण छवि है, दर्पण छवि है। इसको जानना आपको जरूरी है कि ये कैसे निर्माण होता है इसका। ई का निर्माण हो गया। अब एफ का निर्माण कैसे होगा देखते हैं हम। एफ का निर्माण कैसे करेंगे? एफ का ये जो दो एरिया देख रहे हैं लाइन वाला, ये दर्पण के पास है, तो दर्पण के पास ये दोनों लाइन आप खींच दीजिए। उसके बाद एफ वाला पीछे का भाग कर दीजिए, एफ हो गया हमारा। जी देखते हैं, अब जी को समझिए। जी को यदि लेते हैं हम दर्पण के नज़दीक, दर्पण के नज़दीक ये टेढ़ा वाला भाग है और ये दूर वाला भाग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गोल एरिया इधर से, और ये आ जाएगा, ये हो गया आपका जी। एच देखिए, एच ज्यों का त्यों हो जाएगा, क्योंकि एच में कोई परिवर्तन नहीं है। एच में जैसे ए में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। जिस अक्षर को हम गोला कर देंगे उस गोले वाले अक्षर को ध्यान रखिएगा, दर्पण छवि में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एच में भी आपका कोई भी परिवर्तन दर्पण छवि में नहीं होगा। अब आते हैं हम एच के बाद आई पे। आई में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, आई ज्यों का त्यों हो जाएगा। आई में दर्पण छवि जो करेंगे तो लेफ्ट राइट सेम हो जाता है, लेफ्ट राइट उसमें सेम हो जाता है आई में। अब जे लेते हैं, जे को चेक करते हैं। जे देखिए, जे जो होता है, जे के दूर में ये है इधर मुड़ा हुआ, तो जे हम लिखेंगे, लेकिन दूर का दूर, दर्पण से दूर है तो दर्पण से दूर कर देंगे, हो गया। यही तो इसका विपरीत हो गया, यही तो इसका दर्पण छवि हो गया। जे के बाद अब के लेते हैं। के को कैसे बनाएंगे? के का ये जो दोनों भाग है दर्पण के पास है, तो ये दोनों भाग हम दर्पण के पास बना देंगे, बना दिए दर्पण के पास, लाइन को जोड़ देंगे, तो ये इसका दर्पण छवि हो गया।
के बाद एल देखिए, एल को लीजिए, एल का ये जो लाइन दिया हुआ है ये दर्पण के पास है, तो दर्पण के पास हम एक लाइन खींचेंगे और एल का ऊपर वाला लाइन दे देंगे, ये इसका छवि हो गया, दर्पण छवि हो गया। कैसे देखिए बना, कैसे बन रहा, कैसे ये समझ जाइएगा, तो तुरंत आप सारा प्रश्न हल कर लीजिएगा। एल तक आ गए हम, अब हमें करना है, एल तक आप समझ गए हैं, तो एल के बाद हम इसी में कर लेते हैं या अगले पेज में ही कर लेते हैं। स्मॉल को कैपिटल कर दीजिए, एल के बाद एम पे आते हैं, छोड़िए इसको, छोटे को बड़ा कर दीजिए, स्मॉल को कैपिटल कर दीजिए। एल के बाद एम, एम हमारा जो लेटर है, एम ज्यों का त्यों हो जाएगा। एम ऐसा लेटर है कि जिसका छवि जो बनेगा, जिसका छवि बनाएंगे हम, जिसका छवि बनाएंगे वो ज्यों का त्यों बनेगा। एम का छवि ज्यों का त्यों बनेगा, क्योंकि एम का लेफ्ट राइट सेम ही है। तो जो ब्लू कलर से हम आपको राउंड कर रहे हैं, गोला लगा रहे हैं, वो लेटर सब आपका ज्यों का त्यों रहेगा। अब एन देखिए, एन के नजदीक, एन कैसे बनेगा छवि में, आप पॉज करके बना सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, बना लीजिए। एन दर्पण के नजदीक ये भाग दे दिया हुआ है, तो ये भाग हमें दर्पण के नजदीक, और लाइन भी दर्पण के नजदीक देना है, तो लाइन भी, ये भाग हमारा दर्पण के नजदीक है तो दर्पण के नजदीक यहाँ पे होगा, और दर्पण से दूर ये लाइन है तो दर्पण से दूर एक लाइन दे दिए, दर्पण से दूर ये कॉर्नर है तो दर्पण से दूर ये कॉर्नर हम दे दिए, बस मिला देंगे, ये आपका दर्पण छवि हो गया। देखे कैसे एन बनाए, इसको समझिए, दर्पण छवि कैसे बनता है, ओ ज्यों का त्यों हो जाएगा, क्योंकि ओ में राइट लेफ्ट सेम होता है, तो ओ आपका ज्यों का त्यों दर्पण छवि हो जाएगा। अब देखिए पी को, पी हमारा कैसे होगा, तो पी में ये जो गोला वाला भाग है ये दर्पण के नजदीक है, तो हमारा छवि भी दर्पण के नजदीक ये गोला वाला भाग बना लीजिए और ऐसे लाइन जोड़ दीजिए। पी का उल्टा क्यू हो जाता है, बस इतना दर्पण छवि क्यू हो जाएगा। अब देखिए पी के बाद क्यू आते हैं, क्यू हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे। अब क्यू में क्या है, क्यू का ये लाइन जो है, ये वाला लाइन, ये दर्पण के नजदीक है, तो ये वाला लाइन आप दर्पण के नजदीक डाल दीजिए और गोला लगा दीजिए, हो गया क्यू। क्यू का विपरीत ये हो गया। आर देखिए आप, आर हमारा यहाँ पर है, तो आर का ये एरिया और ये एरिया आपका दर्पण के नजदीक है, तो दर्पण के नजदीक ये एरिया आप बना दीजिए और लाइन जोड़ दीजिए, ये हमारा दर्पण छवि हो गया। एस देखिए, एस हमारा ऐसा है, तो एस के नजदीक ये भाग है, ये पेट है और ये दूर में है, तो ये भाग आप नजदीक में लीजिए और ऐसे घुमाइए, दूर कर दीजिए इसको, एस इसका विपरीत हो गया। समरूप होता है, हमेशा ध्यान रखिए, दर्पण छवि समरूप होता है। ये थोड़ा सा बढ़ गया है, इसको आप हाथ से लिखे हैं, कोई मैच करने की उतनी जरूरत नहीं है हाथ वाला में। टी को देखते हैं, टी फिर क्या हो जाएगा हमारा, ज्यों का त्यों हो जाएगा। टी का लेफ्ट राइट सेम होता है, दर्पण छवि भी सेम होगा। यू का भी आपका दर्पण छवि सेम होगा, भी का भी दर्पण छवि सेम होगा, डब्लू का भी दर्पण छवि सेम होगा, जैसे एम का हुआ। एक्स का भी दर्पण छवि सेम होगा, वाई का भी दर्पण छवि सेम होगा, केवल जेड ऐसा है जिसका दर्पण छवि आपको बनाना है। अब जेड का बताते हैं हम, ये सारा ब्लू से हम क्लोज कर देते हैं, आपको आइडिया रहेगा। ये सारा जितना ब्लू से हम घेरा लगाए वो सब दर्पण छवि में ज्यों का त्यों बनता है। अब यहाँ जेड का कैसे बनाएंगे हम, जेड का देखिए, जेड के नज़दीक जो है ये है, दर्पण के नज़दीक ये, तो ये भाग हम यहाँ पे लेंगे दर्पण का, ये भाग दूर है तो ये भाग हम दूर लेंगे। पहले ये भाग के नीचे पीछे से हम लाइन खींचेंगे, दो लाइन ऐसे तो खींच देंगे, और ये भाग दूर है तो यहाँ पे दूर है तो यहाँ पे दूर लगाएंगे और इसको मिला देंगे, ये हमारा जेड का दर्पण छवि हो गया। ये तो कैपिटल लेटर का हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम आपको स्मॉल लेटर और डिजिट का दर्पण प्रतिबिंब बताएंगे और साथ में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। वो सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, उसका जरूर प्रैक्टिस अधिक से अधिक कीजिएगा। दर्पण प्रतिबिंब आपके दिमाग से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हर एक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न रहते हैं, तो 2 से 3 प्रश्न को कवर करना आपके लिए जरूरी है, इसका बेसिक समझना जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।